नमस्कार दोस्तों, साइंस क्लास एंड जीके में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की जो क्लास है उसके अंदर अपन परमाणु संरचना वाले टॉपिक का 90% पार्ट कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, जो 90% पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा आज की क्लास में, जो भी पढ़ाऊंगा। उसके बाद फिर बचेगा 10%, वो नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करा के इस चैप्टर को फाइनली फिनिश कर देंगे। तो आज की क्लास में जो है शुरुआत करेंगे रेखीय स्पेक्ट्रम से। सबसे पहले बात आती है कि रेखीय स्पेक्ट्रम क्या है। देखो, पिछली क्लास में मैंने क्वांटम संख्या पढ़ाया था, कहीं ना कहीं वो भी चीज़ यहाँ पे काम आने वाली है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ध्यान रखना कि रेखीय स्पेक्ट्रम क्या चीज़ है। तो रेखीय स्पेक्ट्रम जब क्या होता है, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन अपने कोश से निकलकर दूसरे किसी कोश में चला जाता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन अपने स्थायी कोश से निकलकर अस्थायी कोश में चला जाता है, तो वहाँ से वह पुनः क्या होता है, उसी स्थायी कोश में गिरता है और संक्रमण करता है। कौन से कोश में? जिस कोश में इलेक्ट्रॉन स्थायी होता है। तो जब वह अस्थायी कोश से स्थायी कोश में गिरता है तो एक स्पेक्ट्रम, एक रेखीय स्पेक्ट्रम का निर्माण करता है। और रेखीय स्पेक्ट्रम का, जिस रेखीय स्पेक्ट्रम का निर्माण करता है उसकी कुछ तरंग दैर्घ्य होती है। ओके, उसकी क्या होती है? कुछ तरंग दैर्घ्य होती है। ये तो मैंने थ्योरेटिकल बात आपको बताई। अब डिटेल में चलेंगे और डिटेल में जो है चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे बोर्ड के ऊपर। थ्योरेटिकल नहीं भी समझ आया तो कोई बात नहीं, सुन जरूर लेना इसको अच्छे से। अब देखो क्या है रेखीय स्पेक्ट्रम। तो हमारे पास ये कोई कोश है, यहाँ पे मान लीजिए नाभिक है, और नाभिक के पास ये वाला कोई कोश है, ठीक है, जिसे हम N1 कह रहे हैं। और ऊपर भी बहुत सारे कोश यहाँ पे देखने को अपने को मिल जाते हैं, जिसे हम N बराबर 2, N बराबर 3, N बराबर 4 एंड N बराबर 5 कहते हैं। पहले कोश में कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, यह इलेक्ट्रॉन इस पहले कोश से निकलकर दूसरे कोश में चला जाता है। यह इलेक्ट्रॉन कौन से कोश का है? पहले कोश का है। और ये पहले कोश में कैसा है? स्थायी है। लेकिन यह क्या करता है? ऊर्जा प्राप्त करता है और नाभिकीय आकर्षण बल को नाभिकीय आकर्षण बल को जो है संघर्ष करता हुआ उसके प्रभाव को निष्क्रिय कर ऊपर वाले कोश में चला जाता है। इसको ऊर्जा किस में मिलती है? फोटोन से मिलती है। और फोटोन यह कहाँ से ग्रहण करता है? तो इसके आसपास जो फोटोन होते हैं, जो फोटोन के रूप में ऊर्जाएं होती है, उससे ग्रहण करता है। ठीक है, तो यह इलेक्ट्रॉन इस कोश से निकलकर दूसरे कोश में चला गया, या फिर मान लीजिए कि यहाँ से निकलकर तीसरे में चला गया, या फिर चौथे में चला गया, या हो सकता है ये कहाँ चला गया? वो पांचवें में चला गया। लेकिन जहाँ पे भी गया है वहाँ पे ये कैसा है? अस्थायी है, अस्थायी। तो इसे लौट कर कहाँ आना पड़ेगा? वापस। जैसे इसकी इलेक्ट्रॉन की फोटोन की ऊर्जा खत्म होगी तो ये लौट कर कहाँ आएगा? अपने स्थायी कक्षक में, स्थायी कोश में आएगा। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा खत्म होती है तो यह कहाँ आता है? जिस अस्थायी कोश में है वहां से सीधा गिरता है स्थायी कोश के अंदर। जब यह मान लीजिए कि यहाँ पे था चौथे कोश में, और चौथे कोश से सीधा कहाँ आएगा? पहले कोश में आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है? ये स्थायी। तो जैसे ये पहले कोश में आएगा तो यहाँ पे जब ये चौथे कोश से पहले कोश में आ रहा होगा तो एक रेखीय स्पेक्ट्रम का निर्माण करेगा। क्या करेगा? रेखीय स्पेक्ट्रम का निर्माण करेगा। और ये जो रेखीय स्पेक्ट्रम है इसे आप तरंग भी कह सकते हो कि एक तरंग का निर्माण करेगा। और इसकी अपनी एक तरंग दैर्घ्य होगी। क्या होगी? लैम्बडा तरंग दैर्घ्य होगी। और साथ ही साथ ध्यान रखना, जब ये ऊपरी कोश से नीचे वाले कोश में आएगा तो ऊर्जा को क्या करेगा? मुक्त करेगा। किसके रूप में मुक्त करेगा? फोटोन के रूप में। और कितनी ऊर्जा मुक्त करेगा? तो यह एक फोटोन ऊर्जा मुक्त करेगा। कितनी? एक फोटोन ऊर्जा मुक्त करेगा। तो ये तो हो गई कुछ कॉन्सेप्चुअल बातें। अब आते हैं रियल वाली बातों पे। ये तो समझाने वाली कुछ बातें हो गई, इसको लिखना नहीं है कॉपी वगैरह में, समझाना था जो मैंने आपको समझाया। अब रियलिटी में क्या है, क्या समझना है, वो आई थिंक आप देख के ही समझ जाओगे। तो चलते हैं सीधी रियलिटी वाली बातों पर। एक बार इसको मैं जो है क्लीन कर देता हूँ।
तो हमारे पास कोई 7 कोष है। कितने कोष है? 7 कोष। ये कोष n1 है, ये n बराबर 1 है, n बराबर 2 है, तो हमारे पास किसी परमाणु में ये कितने हैं? 7 कोष है। ठीक है, यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन है जो कि सबसे पहले कहाँ, कोई ये प्रथम कोष में कोई इलेक्ट्रॉन क्या है? स्थायी है। यहां से यह इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे कोष में चला जाएगा और दूसरे कोष में जब इसकी ऊर्जा खत्म होगी तो यह गिरेगा कहाँ है? अपने स्थायी कोष में। स्थायी कोष इसका कौन सा है? प्रथम स्थायी कोष है। जब ये ऊपर वाले यानी अस्थायी कोष से स्थायी कोष में गिरेगा तो किसका निर्माण होगा? स्पेक्ट्रम का, रेखीय स्पेक्ट्रम का। और इस रेखीय स्पेक्ट्रम का जब निर्माण होगा तो इसकी क्या होगी? कोई तरंग दैर्घ्य होगी जो कि लैम्बडा बता रहे। और उसके बाद ये ऊर्जा भी मुक्त करेगा। तो कितनी ऊर्जा मुक्त करेगा? 1 फोटोन ऊर्जा मुक्त करेगा। ये सभी बातें ध्यान रखना। तो दूसरे कोष से पहले इलेक्ट्रॉन गिर जाता है। अब यह इलेक्ट्रॉन तीसरे कोष से भी गिर सकता है। मान लो कि यह निकल के तीसरे में चला गया हो तो वहां से भी गिर सकता है। यानी वो कहाँ पे संक्रमण करेगा? तीसरे कोष से पहले कोष में संक्रमण करेगा। तो यह कर दिया। ये चौथे से भी हो सकता है, ये 5वें से भी हो सकता है। तो यहाँ पे 5वें से पहले तक की एक स्पेक्ट्रम का निर्माण हो रहा है। ठीक है, और ये जो स्पेक्ट्रम है इसका क्या होगा? कोई लैम्बडा होगा जो कि तरंग दैर्घ्य होगी। और ये कितनी ऊर्जा मुक्त करेगा? 1 फोटोन ऊर्जा मुक्त करेगा। ध्यान रखना, ये जितने भी स्पेक्ट्रम है जो कि पहले कोष के इलेक्ट्रॉन के लिए प्रदर्शित की गई है, इन सभी को हम लाइमन कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइमन कहते हैं। ध्यान रखना, लाइमन। इन सभी को हम लाइमन कहते हैं। ये लाइमन कहते हैं। ओके, यानी लाइमन स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइमन स्पेक्ट्रम कहते हैं। अच्छे से इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। तो लाइमन के बाद आता है, अब यहां पे पहले कोष के लिए बात हो गई। मान लीजिए कोई दूसरे कोष में स्थायी है इलेक्ट्रॉन, तो वह भी पहले दूसरे कोष में स्थायी, और वो ऊर्जा प्राप्त करके कहाँ जाएगा? तो वह ऊर्जा प्राप्त करके तीसरे में जाएगा, चौथे में जाएगा, 5वें में जाएगा, 6ठे 7वें उसके ऊपर जाएगा और गिरेगा। फिर कौन से में गिरेगा? वापस दूसरे में गिरेगा, बिकॉज वह कहाँ स्थायी है? दूसरे में स्थायी है। यानी जो इलेक्ट्रॉन है वह दूसरे कोष में कहाँ से संक्रमित करेगा? तो तीसरे आवर्त से करेगा, तीसरे कोष से करेगा, चौथे कोष से, 5वें कोष से, 6ठे कोष से और 7वें कोष से। और यहाँ पे जो इसका निर्माण होगा, जब ये संक्रमित करेगा तो किसका निर्माण करेगा? रेखीय स्पेक्ट्रम। और ये जो रेखीय स्पेक्ट्रम होगी, इसकी ऊर्जा जो ये ऊर्जा मुक्त करेगी, 1 फोटोन ऊर्जा होगी। एक स्पेक्ट्रम 1 फोटोन ऊर्जा मुक्त करेगा। और इसकी तरंग दैर्घ्य कितनी होगी? लैम्बडा होगी। ध्यान रखना, बार बार इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आप ध्यान रखें। और इनको हम बार्मर कहते हैं। क्या कहते हैं? बार्मर। बार्मर स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं तीसरे कोष की तरफ। तो तीसरे कोष में स्थायी वाला इस तरह ऊपर वाले कोषों से नीचे संक्रमण करेगा और इसे हम क्या कहेंगे? पाश्चर कहेंगे। क्या कहेंगे? पाश्चर। चलिए आगे चलते हैं। अब यहां पे संक्रमण कौन से वाले कोष के लिए होगा? अब यहां पे संक्रमण चौथे कोष के लिए होने वाला है। अब संक्रमण होगा चौथे कोष में। चौथे कोष में करते हैं संक्रमण। तो इस तरह जब ये चौथे कोष में संक्रमण करेगा तो यहां पर जो स्पेक्ट्रम का निर्माण होगा, उन स्पेक्ट्रम को क्या कहेंगे? जरा बताइए एक बार। आप लोगों ने 11th 12th में तो पढ़ा ही होगा। तो इनको हम ब्रैकेट कहेंगे। क्या कहेंगे? ब्रैकेट। ब्रैकेट।
इसी तरह हमारे पास पांचवें कोष में भी हो सकता है, तो पांचवें कोष में कर दीजिए। तो पांचवें कोष में जो संक्रमण होगा उसे हम हुंड कहेंगे। क्या कहेंगे? हुंड। और इसी तरह छठे कोष में होगा, जो कि ऊपर से भी हो सकता है, ऊपर 8वें 9वें 10वें से, और इसे हम हेनरी कहेंगे। क्या कहेंगे? हेनरी। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब यहाँ पे मैं 1 बाय 1 इनकी कुछ डिटेल आपको बताने वाला हूँ, उन डिटेल को ध्यान में रखना। फर्स्ट नंबर पे क्या आता है? तो फर्स्ट नंबर पे लाइमन आता है, तो लाइमन को ले लीजिए। लाइमन के लिए जो N1 होगा, लाइमन के लिए जो N1 होगा वो कितना होगा? 1 होगा। लेकिन जो N2 होगा वो क्या क्या हो सकते हैं? तो वो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, या अनंत हो सकता है। अभी N1 और N2 क्या है? तो N1 तो वो है, एक मिनट, N1 तो वो है जिससे हमें पता चलता है कि जो लाइमन है वो किसके ऊपर गिर रही है? पहले कोष के लिए। लाइमन में जो इलेक्ट्रॉन है वह कौन से, लाइमन स्पेक्ट्रम में इलेक्ट्रॉन कौन से कोष में स्थायी है? पहले कोष में। और N2 क्या बताता है? N2 बताता है कि ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहे हैं? तो ये दूसरे से, तीसरे से, चौथे से, पांचवें से, छठे से, और उसके ऊपर अनंत तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो इस चीज़ का आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। ये बहुत आसान सी और बहुत छोटी सी बात थी जो आपको समझानी थी। इसको आप नोट्स में जो है क्लियर ही लिखते रहिए, आराम से चीज़ों को समझते रहिए। अब आगे चलते हैं, कुछ चीज़ें और समझते हैं। लाइमन के बाद क्या आ रहा है? बार्मर आ रहा है, तो बार्मर को नंबर 2 पे बार्मर ले लीजिए। बार्मर के लिए N1 कितना होगा? तो N1 2 होगा, और N2 कितना होगा? तो N2 यहाँ पे 3 4 5 और ऐसे अनंत तक चला जाएगा। इसी तरह बाकी सबके लिए भी मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। तो पाश्चर की बात करेंगे तो पाश्चर के लिए N1 तो 3 होगा, और N2 यहाँ पे 4 5 6 और अनंत तक चला, इन्फिनिटी। ठीक है, 4 पे चलते हैं। नंबर 4 पे ब्रैकेट आएगा, और ब्रैकेट के लिए N1 कितना होगा? तो N1 यहाँ पे 4 होगा, और N2 यहाँ पे 5 6 7 और इन्फिनिटी, अनंत। नंबर 5 पे आएगा हुंड। हुंड के लिए यहाँ पे N1 5 और N2 6 7 8 और ऐसे इन्फिनिटी। और नंबर 6 पे हेनरी के लिए बात करूँ, N1 कितना होगा? तो 6 होगा, और N2 कितना होगा? तो 7 8 9 अनंत तक। तो इस तरह ये आपको प्रोसेस पूरा याद करना है, समझना है। याद करने की तो बात ही नहीं, बहुत आसानी से समझ में आ जाती है, बहुत छोटी सी बात। चलिए अब यहाँ पे सर आपने एक चीज़ बोली, क्या बोली? पहले समझो। पहले तो मैंने बोली कि जब ये स्पेक्ट्रम का निर्माण होगा, स्पेक्ट्रम एक फोटोन ऊर्जा मुक्त करेगा। ठीक है, एक स्पेक्ट्रम एक फोटोन ऊर्जा मुक्त करेगा। ठीक है, नंबर 2 पे बात करते हैं। एक पॉइंट तो ये हो गया। नंबर 2 पॉइंट कि जो भी स्पेक्ट्रम का निर्माण होगा उसकी पर्सनली क्या होगी? एक निश्चित तरंग दैर्घ्य होगी। तो प्रत्येक स्पेक्ट्रम की तरंग दैर्घ्य होगी लैम्बडा होगी। ओके, ये 2 पॉइंट आपको यहाँ पे विशेष रूप से ध्यान में रखने हैं। अब सर यहाँ पे बात आती है कि हम किसी स्पेक्ट्रम के लिए लैम्बडा का मान निकालेंगे कैसे? किसी
स्पेक्ट्रम के लिए लैम्ब्डा का मान निकालेंगे कैसे? तो उसके लिए भी एक सूत्र है, सूत्र मैं बता देता हूं, 1/λ, सूत्र बता देता हूं कि 1/λ बराबर RZ का स्क्वायर ब्रैकेट में 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला आपके सामने दिया हुआ है, ये फॉर्मूला काम आता है किसी स्पेक्ट्रम के लिए लैम्ब्डा का मान निकालना हो तो, तब यह फॉर्मूला यहाँ पे काम आने वाला है, ये ध्यान में आपको रखना है। अब यहाँ पे Z क्या है और R क्या है, और यहाँ पे 10 1,09,667 सेंटीमीटर इनवर्स, ये इस R का मान है। और Z यहाँ पे क्या है? तो Z यहाँ पे परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक है। अब यहाँ पे ध्यान रखना, ये नील्स बोहर की परिकल्पनाएं हैं, ये भी आपको ध्यान में रखनी है। और एक पॉइंट जो अब तक मैं बताना भूल गया था कि नील्स बोहर की परिकल्पनाएं किसके लिए उपयोग में ली जाती है? तो हाइड्रोजन के लिए उपयोग में ली जाती है। तो इसका मतलब ये किसके लिए ली जाएगी? हाइड्रोजन के लिए। ऐसी बात नहीं है, इसका उपयोग हम लिथियम, मैग्नीशियम, अन्य तत्वों के लिए भी करेंगे, ठीक है, वो कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब सर एक एग्जाम्पल से किसी स्पेक्ट्रम की जो है निकाल के दिखा दीजिए हमको, तो चलिए दिखाते हैं। क्वेश्चन या एग्जाम्पल समझ लीजिए इसको, एग्जाम्पल है हमारे पास जिसमें हमको बताया गया है कि हमारा कोई जो है, आपको एक उदाहरण के माध्यम से बताया गया है कि हमारा कोई जो है हाइड्रोजन है, या हाइड्रोजन कह सकते हो कि किसी हाइड्रोजन के लिए आपको तो देखिए यहां पर हमको चेक करना है कि हमें यदि किसी स्पेक्ट्रम के लिए तरंग दैर्घ्य का मान निकालना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये वाला कोई स्पेक्ट्रम सेलेक्ट कर सकता हूँ, आप कोई सा भी सेलेक्ट कर लेना, मैं ये वाला कर लेता हूँ, ठीक है, ये वाला। तो यह जो स्पेक्ट्रम है, पहले हमको ये सब मान निकालने पड़ेंगे स्पेक्ट्रम के लिए। लेकिन सर यह किस तत्व का स्पेक्ट्रम है पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे Z लिखना है, तो मैं यहाँ पे हाइड्रोजन के लिए ले रहा हूँ, ठीक है, किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए। तो हाइड्रोजन का Z 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस वाले स्पेक्ट्रम के लिए हमको निकालना है, क्या निकालना है? हमको लैम्ब्डा निकालना है। चलिए निकालते हैं। लैम्ब्डा निकालने के लिए R नियतांक है जिसका 1,09,667, जिसे हम सीधा सीधा कहेंगे 700। यहाँ पे 667 लगभग 700 है, बिकॉज यहाँ पे अगर हम 22 नंबर अगर इसमें ऐड कर दे तो 1,00,000 में 22 नंबर ऐड करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसीलिए हम इसको सीधा 700 कह देंगे, ठीक है। तो सीधा 700 इसको कह रहे हैं, तो 1,09,700 कहेंगे ताकि आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। चीज़ों को समझा करो, कभी कभी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए चीज़ों को इस तरह कहना और समझना पड़ता है। तो यहाँ पे अगर हमें इस स्पेक्ट्रम के लिए क्या निकालना है, इस स्पेक्ट्रम के लिए लैम्ब्डा निकालना है, तो हमको R का मान चाहिए। R पीछे दिया हुआ है, Z का मान, तो Z परमाणु हाइड्रोजन है, उसके लिए Z का मान 1। तो यहाँ पे Z का मान क्या ले लिया? 1। N1 निकालना है, तो इस स्पेक्ट्रम के लिए N1 क्या है? N1 1 ही है, N1 1 है, ठीक है। N2 निकालना है, तो यह जो स्पेक्ट्रम है यह कहाँ से आ रहा है? छठे कोष से, यानी N2 बराबर कितना है? 6। N2 बराबर 6। अब हमारे पास N1 है, N2 है, Z है, R है, सॉल्व कर लो। 1/λ बराबर R का मान कितना है?
आर का मान मत लिखो, आर को रहने दो, ऐसे कैसे कौन सॉल्व करेगा इतना बड़ा। तो आर मैक्सिमम ही क्वेश्चन में आर ही रहता है, आर को सॉल्व करके नहीं बताता, बिकॉज आपको क्वेश्चन में अगर आप इतना बड़ा मान सॉल्व करने बैठ गए तो पहली बात तो सॉल्व ही नहीं होगा वो, मतलब एग्जाम में 2 मिनट का टाइम मिलता है एक क्वेश्चन के लिए, तो इतना बड़ा जो है आपको नहीं करना पड़ता, सीधा आर लिखा हुआ आएगा, ठीक है। तो आर यहाँ पे है 1 का स्क्वायर और ब्रैकेट के अंदर 1 n1 के लिए 1 का स्क्वायर माइनस 1 n2 के लिए क्या होगा 6 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, तो r और ब्रैकेट में क्या रहेगा यहाँ पे 6×36 हो जाएगा, 36 यहाँ पे 36 आ जाएगा, और ये जैसे इधर होगा तो 36 माइनस 1 होगा 36 माइनस 1, तो यहाँ पे जब ये सॉल्व होगा तो r 35/36 हो जाएगा, और ये क्या है 1/λ। ये के लिए यह जो मान है वो 1/λ का है, लैम्बडा के लिए करना है तो उल्टा कर देंगे, लैम्बडा बराबर 36/r35। तो इस तरह किसी स्पेक्ट्रम के लिए लैम्बडा का मान निकाल सकते हैं। चलिए एक और फॉर्मूला लिखाऊंगा, जरा एक बार इसका पूरे का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर एक और फॉर्मूला हम लिखते हैं यहाँ पे। एक बार स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो आराम से। तो चलिए एक और फॉर्मूला यहाँ पे देख लेते हैं। देखो तो रेखीय स्पेक्ट्रम की संख्या, रेखीय स्पेक्ट्रम की संख्या कि कोई इलेक्ट्रॉन कितनी रेखीय स्पेक्ट्रम बनाएगा यह कैसे ज्ञात करे, तो उसको ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला है n ब्रैकेट में n-1/2। ओके, इस फॉर्मूले को क्यों लिया जाता है, तो आपको क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन ऐसे आएगा कि हमारा कोई इलेक्ट्रॉन है जो कि कहाँ उपस्थित है, 5वें कोश में उपस्थित है। तो यह पहले कोश में जब जाएगा तो कितने रेखीय स्पेक्ट्रम बनाने वाला है, तो वह चेक हमको करना है। ठीक है, कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, आराम से हो जाएगा। ठीक है, करो। 5वें कोश में है तो n हमारे पास क्या है, n बराबर 5 है, ऐसा दिया हुआ होगा तो करिए। देखिए n बराबर यदि 5 है किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए, तो बताइए कि यह कितने रेखीय स्पेक्ट्रम बनाएगा। तो चलिए बताते हैं। n क्या है 5, तो 5 यानी 5 ब्रैकेट में 5-1/2, ये सॉल्व करेंगे तो ये 4 और 20/2 = 10 लाइन यहाँ पे यह बनाएगा। कितनी लाइन बनाएगा, 10 लाइन बनाएगा। कैसे बनाएगा देखो, पहला तो कैसे बनाएगा, 5वें पे है, नंबर 5 पे, तो यहां से निकलेगा एक सीधा नीचे। फिर एक बार देखो मैं आपको समझाता हूं कैसे बनाएगा। तो यहां से निकलेगा पहला, और दूसरे कोष से निकल के पहले कोष में 1, फिर तीसरे से पहले में 2, 3 और ये 4 बन गए। ठीक है, फिर उसके बाद ये 5, 6, 7 लाइन, 8, 9 और एक ये 10, टोटल कितनी लाइन बन गई, 10। अच्छे से देखना, 1, 2 और 3। ठीक है, और उसके बाद ये 4, उसके बाद यहाँ पे ये 5, 6 और 7, उसके बाद ये 8, 7 और ये 8, ये 8 ये 9, 10 हो गई होगी। 1, 2, हाँ एक ये रही, 10 हो गई, टोटल 10 हो गई। 1, 2, 3, 4 और 5, 6, 7, 8, 9 और 1, 10, ये हो गई 10। ठीक है, टोटल कितनी हो गई, 10 लाइनें हो गई। तो कितनी स्पेक्ट्रम बनाया, 10 स्पेक्ट्रम बना लिया। तो इस तरह हम ज्ञात कर सकते हैं कि कोई इलेक्ट्रॉन कितनी स्पेक्ट्रम रेखाओं को बनाने वाला है, इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं।
ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए एक बार इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ तक ये बातें कंप्लीट होती है। अब नया सिद्धांत हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ऑफ बाउ सिद्धांत। ऑफ बाउ सिद्धांत क्या है? तो यह उपकोषों को उसके ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करने वाला सिद्धांत है। अभी इसको भी समझ लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ऑफ बाउ सिद्धांत बहुत आसान है, आसानी से समझ में आ जाएगा। वैसे तो मैंने आवर्त सारणी में पढ़ा दिया, मतलब ऑफ सिद्धांत के नाम से नहीं पढ़ा है, लेकिन ऑफ सिद्धांत में जो जो चीज़ें आती हैं वो सभी चीज़ें मैं आवर्त सारणी में पढ़ा चुका हूँ पहले, ठीक है। फिर भी आप लोग अच्छे से देख लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो ऑफ बाउ सिद्धांत, ऑफ बाउ तो ऑफ बाउ सिद्धांत क्या है? तो यह सिद्धांत उपकोषों को उसके बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करता है। एक ही लाइन है इस ऑफ बाउ सिद्धांत के लिए कि यह सिद्धांत उपकोषों को उसके बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करता है। तो वापस लिख देता हूं, उपकोषों को यह सिद्धांत उपकोषों को उसके बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करता है। अब इसके अंदर 3 पॉइंट आते हैं। पॉइंट नंबर 1, यानी इसके अंदर 3 नियम आते हैं। पाउले का अपवर्तन सिद्धांत पहला नियम पाउले का अपवर्तन का नियम। इस ऑफ बाउ सिद्धांत में 3 नियम आते हैं, या फिर कौन कौन से आते हैं पहले वो देख लो। तो पाउले का अपवर्तन का नियम, हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम, n+l का नियम। तो पहला क्या है? पाउले के अपवर्तन का नियम। हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम। और नंबर 3 पे आता है n+l का नियम। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि इन 3 नियम को सम्मिलित रूप से हम ऑफ बाउ सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। तो ये 3 नियम क्या है? तो इसको डिटेल में या फिर एक लाइन में आप कह सकते हो कि इन 3 नियम को, ये 3 नियम उपकोषों को उसके बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करते हैं। आप कैसे भी समझ सकते हो कि ऑफ बाउ सिद्धांत जो उपकोषों को उसके बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करता है, इसमें 3 नियम है। पाउले का अपवर्तन सिद्धांत, हुंड की अधिकतम बहुलकता का नियम, n+l का नियम। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि इन 3 नियम का सम्मिलित रूप को हम ऑफ बाउ सिद्धांत और ऑफ बाउ सिद्धांत कहते हैं। और ये 3 नियम क्या है? उपकोषों को उसके बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करते हैं, ठीक है। बात एक ही आने वाली। अब यहाँ पे नंबर 1 पे हम स्टार्ट करेंगे पाउले का अपवर्तन सिद्धांत। पाउले का अपवर्तन सिद्धांत क्या कहता है? तो पाउले का अपवर्तन सिद्धांत कहता है कि किसी उपकोष में इलेक्ट्रॉन, किसी उपकोष में उपस्थित कक्षक यदि समान ऊर्जा वाले हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन अयुग्मित रूप से बढ़ते हैं। या फिर आप समझ सकते हो कि यदि किसी उपकोष के कक्षक समान ऊर्जा वाले हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन अयुग्मित अवस्था के रूप में बढ़ते हैं। अयुग्मित अवस्था से क्या मतलब है, जरा समझाता हूं, पहले लाइन को अच्छे से लिख लीजिए। किस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार
इस नियम के अनुसार किसी कक्षक या किसी उपकोष में किसी उपकोष के कक्षक यदि समान ऊर्जा वाले हैं तो इलेक्ट्रॉन अयुग्मित अवस्था में भरा जाता है। अब देखो कैसे, हमारे पास कोई पी कक्षक है, पी उपकोष है, पी उपकोष में 3 कक्षक होते हैं। कितने कक्षक होते हैं? 3 कक्षक। हमको इस पी उपकोष में 3 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। कितने इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन। तो एक तरीका तो ये है कि हम इस तरह इलेक्ट्रॉन भर दें, 1 बरा 2 और ये 3, ओके। और दूसरा तरीका ये है कि हम इस तरह इलेक्ट्रॉन भरें। तो कौन सा तरीका सही है? तो सही तरीका यहाँ पे ये है, जबकि ये कैसा है? गलत है। क्यों? क्योंकि पाउले का अपवर्तन सिद्धांत कहता है कि इस नियम के अनुसार यदि किसी उपकोष के कक्षक समान ऊर्जा वाले हैं, पी उपकोष के कक्षक, ये जो तीनों कक्षक है कैसे समान ऊर्जा वाले हैं, तो इलेक्ट्रॉन अयुग्मित अवस्था में भरा जाएगा। यानी अयुग्मित अवस्था का मतलब सबसे पहले सभी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भराक, आज जब तक सभी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भराक ना आ जाए तब तक एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? इसने साफ साफ लिखा है समान ऊर्जा वाले। देखो मैंने क्या किया, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन भर दिया और फिर उसके बाद मैंने क्या किया, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसी कक्षक में भरना चाहा, तो उस इलेक्ट्रॉन को इस कक्षक में जाने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी अपेक्षाकृत इस रिक्त कक्षक में जाने की। क्यों? अगर ये रिक्त कक्षक में जाएगा तो एग्जाम्पल स्वरूप इसको 10 जूल की जरूरत हुई ऊर्जा, लेकिन अगर ये इस जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन पहले से है इसमें जाएगा तो इसको 20 जूल की होगी। क्यों? क्योंकि 10 जूल तो इस कक्षक में जाने का और 10 जूल इस इलेक्ट्रॉन का प्रतिकर्षण का। तो वह इलेक्ट्रॉन कहाँ जाना पसंद करेगा? इस रिक्त कक्षक में। और क्यों? क्योंकि ये सभी कैसे हैं? समान ऊर्जा वाले हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि अयुग्मित अवस्था में भरे जाते हैं। ध्यान रखना, बाद में युग्मन हो जाता है पर पहले अयुग्मित अवस्था में भरे जाते हैं। नंबर 2 पे कौन आता है? हुंड की बहुलकता का, और सॉरी इसमें एक और पॉइंट है यहाँ पे इसी का, इसका एक और पॉइंट क्या कहता है? किसका एक और पॉइंट कहता है कि किसी कक्षक में भरे गए इलेक्ट्रॉन विपरीत चक्रण प्रदर्शित करते हैं। किसी कक्षक में भरे गए इलेक्ट्रॉन विपरीत चक्रण प्रदर्शित करते हैं। विपरीत चक्रण कैसे? कि हमारे कोई कोश है या कक्षक है, इस कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन है वे इस तरह नहीं होंगे कि दोनों एक ही दिशा में हो, ये नहीं होगा। तो विपरीत चक्रण का क्या मतलब है? विपरीत चक्रण का मतलब है कि वे कैसे होंगे? एक दूसरे के विपरीत, यानी एक तो ऊपर होगा तो दूसरा नीचे, यानी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो ये 2 पॉइंट कहता है पाउले का अपवर्तन सिद्धांत। अब 2 और बचे, एक तो हुंड का बहुलकता, अधिकतम बहुलकता का, और n+l का। इसको पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज बस इतना ही पढ़ेंगे। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। जो भी क्लास मैंने बताई है, जो भी मैंने पढ़ाया है क्लास में, उसको अपने नोट में नोट करते रहिए, अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग रखिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टाटा बाय बाय, सी यू लेटर। जय हिंद, जय भारत।